वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो हम आज इस वीडियो में पीपीएससी के प्रीवियस ईयर जीके के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपके पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसके साथ कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कैसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को पूछी जाएगी। तो ये जो पेपर्स हैं ये आपके जो पीपीएससी के अंडर या फिर पीएसएसबी के अंडर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पटवारी का एग्ज़ाम हो चाहे आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पीपीएससी का ही एक प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें से हम जीके की कुछ प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज़ द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1943 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये 1943 में सिंगापुर में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। सो इसका मतलब है कि आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अब पूरी जानकारी को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो कैसे फॉर्म हुई थी और इसके साथ सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन था। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें मतलब उसमें से सिर्फ आपको एक बेसिक सी चीज़ पूछी गई है कि उसकी फॉर्मेशन कौन सी जगह पर हुई है और हुई है वो 1943 में। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड प्रॉब्लम अबाउट द रोल्ट एक्ट। ठीक है, रोल्ट एक्ट वो एक्ट था जिसके खिलाफ के 1919 में जलियांवाले बाग में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था और बाद में वहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ों ने यहाँ के हमला कर दिया था। ठीक है, तो रोल्ट एक्ट में क्या था, क्या वो एक्ट था जिसके खिलाफ के वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, रोल्ट एक्ट में ये अंग्रेज़ों ने एक रूल बनाया था कि इम्प्रिजनमेंट विदाउट द ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल, मतलब कि बिना किसी छानबीन के वो किसी को भी जेल में रख सकते थे। ठीक है, मतलब जैसे कि अब होता है कि हमें जितना जिक्र जब तक हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो या फिर पूरी छानबीन ना हो जाए तो ही जेल होती है। अंग्रेज़ों ने ऐसा एक एक्ट बनाया था कि जिन पर भी उनको शक होगा या वो उसको सीधा जेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के खिलाफ ही, रोल्ट एक्ट के खिलाफ ही वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था जलियांवाले बाग में जो हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट क्या होता है कि हम कई बार ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी स्किप कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ द, ये रिवोल्ट ऑफ द 1857, 1857 का विद्रोह था वो इनमें से कौन सी जगह पर नहीं हुआ था। ठीक है, झांसी में भी हो गया था शुरू। ठीक है, लखनऊ में भी हुआ था शुरू, कानपुर में भी हुआ था, बट चित्तौड़ में नहीं हुआ था। चित्तौड़ में ये विद्रोह नहीं हुआ था 1857 में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, रिवोल्ट ऑफ द 1857। ओके, नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म इकोसिस्टम। मतलब सिंपल है कि इकोसिस्टम क्या है। अगर आप लोगों ने सिंपली इन्वायरमेंट को रीड किया है तो इकोसिस्टम जनरली जहाँ पर भी इकोसिस्टम का टॉपिक आएगा वहीं से इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिर इकोसिस्टम क्या होता है कि ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद देयर एनवायरनमेंट, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स किसी जगह पर रह रहे हैं प्लस उनके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब जितनी भी वहाँ पर जैविक और कह सकते हैं कि अजैविक चीज़ें हैं उन सभी को रलाकर क्या बनता है, इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयास you are likely to see which of the following plants naturally growing there। तो मतलब हिमालयाज में इनमें से कौन कौन से प्लांट्स हैं जो वो वहाँ पर हैं कि नेचुरली ग्रो होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ओक ट्रीज़ हैं। ओक ट्रीज़ नॉर्मली हमें हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। आप जहाँ पर भी हिमालयाज में जाएंगे जो जनरली वहाँ पर आसपास में ट्रीज़ होते हैं वो मोस्टली ओक ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रोहोडो डेंड्रन, ये एक फ्लावरिंग ट्री है। सुनाओ, जो यहाँ पर रोहोडोडेंड्रन है ये एक फ्लावरिंग
ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो कि हिमालयाज़ में बहुत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज होती हैं जिन पर के रेड कलर के, पिंक कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। रोडोडेंड्रॉन जो है वो इंडिया में, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है, ये जो रोडोडेंड्रॉन है ये हमारे इंडिया में स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम एंड उत्तराखंड है, ठीक है। सिक्किम एंड उत्तराखंड का ये है स्टेट ट्री, ठीक है, सिक्किम एंड उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में इसे बोलते हैं बुरांश, ठीक है। और इसके अलावा दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ द नेपाल, ठीक है, नेपाल का ये क्या है, नेशनल फ्लावर है, ठीक है। नेपाल के अलावा ये हमारी इंडिया के एक स्टेट दैट इज द नागालैंड का भी नेशनल फ्लावर है, ठीक है, इनका ये है नेशनल फ्लावर। और सिक्किम एंड उत्तराखंड में है ये नेशनल ट्री, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्री की फॉर्म में होता है जिसके ऊपर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इनकी इन सभी की इमेजेस को गूगल पर ज़रूर देखें। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पंजाब के भी नेशनल ट्री एंड नेशनल फ्लावर को अभी ही आप लोगों ने सर्च करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंजाब का नेशनल फ्लावर कौन सा है और नेशनल ट्री कौन सा है, ठीक है। जीके ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ द सैंडलवुड। ये हिमालयास में नहीं मिलता, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ओनली 1 एंड 2, जो कि हिमालयास में हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर है स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं, ये सभी जो हैं वो पार्लियामेंट में जब कोई मेंबर किसी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछता है उनके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोई भी मेंबर मिनिस्टर से पूछता है और मिनिस्टर को इसका ओरल आंसर वहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है, बोलकर बताना पड़ता है आंसर। और इसके मुकाबले में दोबारा फिर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर अनस्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिनका कि मिनिस्टर को रिटर्न में आंसर देना होता है, तो इसलिए इनके बाद में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। तो ये भी रोंग है, ये भी रोंग मैच है। और थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो कि रिटर्न में ही पूछे जाते हैं और इनका भी ओरल आंसर ही बताना होता है और इनके लिए, ठीक है, ओरल आंसर बताना होता है, ठीक है, इनके लिए रिटर्न में 10 दिन पहले ही ये जो है वो वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और इनका ओरल आंसर चाहिए। तो ये भी रोंग मैच है, ये भी रोंग मैच है और ये भी रोंग मैच है, तो सभी ही रोंग हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी, नन ऑफ दिस, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको ये सभी कुछ याद रखना है। इसके बाद है विच या हु अमंग द फॉलोइंग कैन अबॉलिश ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कौन भंग कर सकता है, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये विधान परिषद जो होती हैं हमारे इंडिया में, सिर्फ 6 स्टेटों में विधानसभा और विधान परिषद ये 2 हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, बट सिर्फ 6 स्टेटों में इसको हमारी पार्लियामेंट जो है वो भंग कर सकती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट देश की जो है वो भंग कर सकती है, तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटर विद द प्रीरियर कंसेंट ऑफ, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर में, विधानसभा में मनी बिल्स जो होते हैं वो गवर्नर के ही कंसेंट पर वहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। गवर्नर जो कि राज्यपाल होता है स्टेट का। तो नीचे बताइए कि पंजाब का राज्यपाल इस वक्त कौन है, द गवर्नर ऑफ द पंजाब। जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताइए ताकि आपकी भी जीके स्ट्रॉन्ग हो और बाकी सबको भी इसके बारे में पता चल जाए, ओके। इसके बाद है द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन रिमूव्ड बाय देयर ऑफिस फ्रॉम देयर ऑफिस ड्यूरिंग देयर टेंचर। किसी भी हाई कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है, सिंपल सी अगर हम इसे भाषा में देखें तो इनको हटा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट
अगर पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाए बाय द 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के साथ ही अगर पास हो जाए तो वो उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है, सीधे नहीं हटा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, प्लीज उन्हें अच्छे से रीड करें। इनमें से टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी इसमें नहीं बताया गया, बाकी की सभी हमारी फंडामेंटल। सो नाउ इसके बाद है द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट भारत की संसद में कौन कौन से उसके हैं पार्ट? उसके पार्ट हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट एंड बोथ दी हाउसेज आर नोन एज द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज अचीव्ड थ्रू, ठीक है, तो अगर कोई है कि मनी के रिलेटेड, सो मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज अचीव्ड थ्रू इन इंडिया, मतलब कि भारत में राज्य कोषीय घाटा हो जाए उसकी पूर्ति जो वो किस तरह से होती है? बाय प्रिंटिंग द न्यू करेंसी नोट, ठीक है, न्यू करेंसी नोट्स बनाकर हम अपने राज्य कोषीय घाटे की पूर्ति इंडिया में की जा सकती है, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद है साइंस में से क्वेश्चन, बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन द बाईसाइकिल कार्स बिकॉज, कार्स एंड बाईसाइकिल्स में बॉल बेरिंग्स क्यों यूज किए जाते हैं? इसका रीजन है बिकॉज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस, ताकि व्हील और एक्सल के बीच जो वहाँ पर इफेक्टिव उन दोनों का वहाँ पर एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट होता है उसको रिड्यूस किया जाए, इसलिए बॉल बेरिंग्स को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम द साइंस, डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर में इनमें से कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? मतलब सी वाटर में से सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन था जो कि इसमें यूज किया जा सकता था, दैट इज द सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एज ए जियोलाइट, बट इनको यूज किया जाता है टू सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर, मतलब हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट करना हो बट उसमें सॉल्ट फिर भी रहते हैं, मैग्नीशियम वगैरह के सॉल्ट्स हटाकर सोडियम वगैरह के सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए उसकी डिसैलिनेशन बिल्कुल नहीं होती बट वो सॉफ्ट जरूर हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हमारे फिल्टर्स में भी होते हैं, वाटर फिल्टर्स में, आरओ फिल्टर्स जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम द साइंस, ए फैन प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ द कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है, हॉट वेदर में हम फैन यूज करते हैं, ये पंखे क्यों यूज करते हैं? उनके साथ हमें कंफर्ट की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उसके साथ हमारी प्रेस्पिरेशन जो है वो रैपिडली इवेपोरेट होती है, मतलब हमारी बॉडी पर जो भी पसीना आया होता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए तो हमें वहां पर कूल फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम द साइंस, वेरियस एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एड्स को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं? तो देखिए, जो ये यहाँ पर एड्स है उसके लिए किसी भी इम्यूनाइजेशन का यूज नहीं हो सकता, इसके खिलाफ हम कोई भी जो अपनी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बना सकते। तो बाकी सब कुछ हो सकता है, जैसे कि सेफ्टी इन द ब्लड ट्रांसफ्यूरेशन, या फिर एजुकेशन हो जाए, या फिर अवेयरनेस हो जाए, पेशेंट का ख्याल रखा जाए, बट इम्यूनाइजेशन बिल्कुल नहीं होगी। सो आंसर क्या आएगा? 2, 3 एंड 4 ओनली, सो डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह पर हैं? वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन, जो कि यूएसए या अमेरिका में स्थित है। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के जो हैं वहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से नोट डाउन कर रख लेनी है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है, हमें करना है मैच द फॉलोइंग। 1 किलोबाइट में क्या होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 1 बाइट में होते हैं यहाँ पर 8 बिट्स, तो बी का हो गया फोर्थ। 1 MB में होते हैं 1000 KB, और 1000 KB में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स, तो ये बन गए 1 मिलियन बाइट्स। 1 MB में क्या होंगे? 1 मिलियन बाइट्स, और 1 गीगाबाइट में होंगे 1 बिलियन बाइट्स, मतलब कि 10⁻⁹, और यहाँ पर आएगी 10⁻⁶, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर अब क्या बन जाएगा? दैट इज
थर्ड इज द आंसर, क्योंकि ए का था थर्ड, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, ये आप लोग ऐसे मैच द फॉलोइंग के साथ इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। ये हमें डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं यहाँ पर दिए गए। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कितना बायोमास जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बायोमास प्रोड्यूस होना डिपेंड करता है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कैसे वहाँ पर प्लांट्स हैं, कैसी वहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी है। इन सभी पर ही ये चीज़ें डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितना बायोमास जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इनमें से जो इकोसिस्टम है दैट इज़ द मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स जिसमें कि वाटर में ही बहुत सारे जो हैं वो प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पर उगे होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में सुंदरबंस हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। ठीक है, इनकी जो यहाँ पर जड़ें होती हैं वो रूट्स जो होती हैं वो इनकी पानी के अंदर होती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वहाँ पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल जो हमारा रीजन है, मतलब इक्वेटर के जो भी यहाँ पर आसपास का यह इलाका है, उसमें जितने भी रेन फॉरेस्ट आते हैं ये पूरा साल ही इनमें कहते हैं कि हरियाली रहती है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट साल में कहते हैं कि हर समय में थोड़ी बहुत बारिश वहाँ पर होती ही रहती है, इसलिए इनमें भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मतलब सबसे ऊपर रहेगा सेकंड और फिर आएगा फोर्थ, तो हमारा बी आंसर बन रहा है। फिर आता है वन, दैट इज़ द ग्रासलैंड्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर घास के मैदान होते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं ओशियन। ओशियन में प्रोडक्टिविटी सबसे लो रहती है, क्योंकि उसमें जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही गहराई में होते हैं और सनलाइट सिर्फ ऊपर तक ही पहुंच पाती है। ठीक है, समुद्रों में उसके अंदर तक सनलाइट नहीं जा पाती, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो रहती है। ठीक है, तो ये बातें आपको एनवायरनमेंट में से था और इकोसिस्टम्स के बारे में याद रखनी है, मतलब इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी के ऑर्डर्स भी आपको याद कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद है द द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं CAG ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो कि हमारी सरकार के सभी लेन देन का हिसाब किताब रखती है। ठीक है, जितने भी सरकार को इनकम हुई है, जितने भी सरकार ने पैसे यूज़ किए हैं, उन सभी का हिसाब किताब जो है वो CAG ऑफ इंडिया रखता है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे CAG ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिए, गिरीश चंद्र, इसको कि हम इन शॉर्ट GC मुर्मू बोल देते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो इस टाइम पर हैं CAG ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये CAG ऑफ इंडिया जो है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने सब कुछ पार्लियामेंट को ही रिपोर्ट करना होता है, मतलब C इज द राइट आंसर। ठीक है, CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके, याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।